वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज बात करेंगे रोजगार की। यहाँ देश के सामने रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की जो पहल है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और आज सभी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो इसे महसूस भी कर रही है। इसके लिए लक्ष्य भी तय किए जा रहे हैं। कोरोना की महामारी ने रोजगार पर प्रहार किया है, लेकिन अब रोजगार की दिशा में तेजी से प्रयास होना चाहिए, जिसे युवाओं का भारत कहा जाता है। वहां युवाओं को नौकरी के लिए दर दर ना भटकना पड़े, इसके लिए जतन होने चाहिए और इसी पर आज की हम चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। आज का युवा केवल सरकारी नौकरी की ओर नहीं देखता, वह स्वरोजगार, स्व उद्यम के जरिए भी बेहतर आय की अपेक्षा करता है। लेकिन इसके लिए वह सरकार प्रशासन से बेहतर नीतियां और मदद की अपेक्षा करता है। देश में युवाओं के रोजगार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने नीतियां बनाई हैं। कुछ केंद्र की मिली जुली है, कुछ केंद्र और राज्य मिलजुल कर चलाती है। लेकिन युवा चाहता है कि केंद्र और राज्य अपनी सक्रियता से रोजगार के अवसर पैदा कराए। देश का आर्थिक विकास का आंकड़ा कितना भी बेहतर हो जाए, लेकिन अगर लोगों के हाथ खाली हैं तो इसका ठीक संदेश नहीं जाएगा। कोरोना से लगभग उबर रहे देश में अब लोग उन स्थितियों की अपेक्षा कर रहे हैं जिनमें रोजगार के अवसर नहीं। सरकारों की प्राथमिकता में ये सबसे बड़ा पहलू है। केंद्र सरकार ने जहां 60 लाख नौकरियों को देने पर जोर दिया है, वहीं दिल्ली की सरकार ने 5 साल में 20 लाख जॉब देने का टारगेट रखा है। यूपी सरकार ने सेवा चयन बोर्ड को 100 दिन में 10,000 नौकरियों का सृजन करने का आदेश दिया है। हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां चुनाव में रोजगार का मसला तेजी से उभर आया। राजनीतिक दलों के आश्वासनों में सबसे ज्यादा जोर युवाओं को रोजगार दिलाने में था। इसी दृष्टि में यह भी कहा जा रहा है कि न केवल रोजगार की दिशा में प्रयास हो, वहीं शिक्षा का पूरा परिवेश रोजगार पर हो। बदलते दौर में सरकारों को ऐसा ढांचा खड़ा करना होगा जिसमें स्वरोजगार उद्यम की दिशा में तेजी से रोजगार सृजन हो। ऐसी नीतियों को अमल में लाया जाए जो रोजगार दिलाने में सक्षम हो। निश्चित कई राज्यों में स्वरोजगार की दिशा में बेहतर कदम उठे हैं, लेकिन आज भी लाल फीताशाही किसी न किसी तरह बरकरार दिखती है। अक्सर राज्यों में युवाओं की या नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों की शिकायत रहती है कि प्रशासन और नौकरशाहों का रवैया सहयोग का नहीं होता। इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। पलायन का दंश लगभग हर राज्य अपनी अपनी तरह से झेल रहा है, इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि विकास की अवधारणा में सीमांत क्षेत्र, दूर दराज के कस्बे, गांव हो। जब लोगों को अपने ही इलाकों में रोजगार मिलना शुरू होगा तो पलायन अपने आप कम होगा। इसके लिए व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। क्लस्टर खेती, सामूहिक खेती, जैविक खेती, मत्स्य पालन, वही कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। देखा गया है कि देश का हस्तशिल्प सहयोग, मदद और दिशा न मिलने से धीरे धीरे सिमट रहा है। लोग यही कहते मिलते हैं कि अब शहर में फला चीज में वो बात नहीं रही। निश्चित है कि इन सब का असर कारोबार और जीविका पर पड़ता है। देश में लघु कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प की परंपरा को तेजी से बढ़ावा देने की जरूरत है। परंपरागत खेती के साथ साथ व्यावसायिक और जैविक खेती की ओर भी काम होना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अशोक शरण हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ किशोर झा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और जल्दी हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अशोक शरण जी आपके पास आना चाहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज रोजगार की कितनी आवश्यकता आपको लगती है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना आया और उसके बाद आप देखेंगे कि शरण साहब लगातार एक मांग हो रही है कि अब रोजगार की ओर पहल हो। रोजगार भी देखिए अलग अलग तरीके के, अगर हम बात करें रोजगार, स्वरोजगार, प्राइवेट रोजगार, घर के पास एक रोजगार, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस जगह अब फोकस होना चाहिए? क्योंकि युवा भारत कहा गया है, तो युवा तो बहुत है, लेकिन रोजगार उसे लेकर जो सवाल है जी।
अशोक शरण साहब, आप ही से मेरा सवाल है जी। जी जी, एक बार दोबारा दोहराएंगे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार आज कितना आवश्यक हो गया है, क्योंकि युवा भारत कहा गया है और युवा भारत में युवाओं की स्थिति को लेकर बात होनी चाहिए। और जिस तरीके से रोजगार में भी बहुत सारे रोजगार हैं, स्वरोजगार की तरफ को एक मैं कह रहा हूं कि लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अभी और प्रयास होने बाकी हैं जी। जी, सही कहा आपने। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रोजगार तो एक समस्या है ही, और दूसरी बात ये है कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, मैं भारत की बात तो नहीं करता, पूरे विश्व की बात करता हूँ कि बेरोजगारी बढ़ी है। बावजूद उसके, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी और इससे संबंधित नहीं रहता, लेकिन फिर भी मोदी जी का जो प्रयास है, देखिए मोदी जी जितनी बातें करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बहुत सोच समझ के और बहुत उपयोगी बात करते हैं। अगर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, या उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, क्योंकि उनको पता है कि सब जगह सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसका मूल कारण ये है कि हमने तो सब कुछ किया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण हमारा नहीं हो पाया। और आज के डेट में बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या नियंत्रण है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के हम रोजगार और इन सब को प्रॉपर हम देख पाएंगे। बावजूद उसके बहुत सारे संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मतलब जो जगे हुए हैं, जिसको हम कहें, जो जो मतलब इन बातों को नहीं देखते कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है या हमें सरकारी नौकरी के हिसाब से तैयारी करनी है, तो वो उन्हें परेशानी होती है। लेकिन अगर हम फर्टाइल, मतलब हर तरह, हर एंगल से अगर हम देखेंगे रोजगार के बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मैं अपनी बात इसलिए करता हूँ, हालांकि सबके लिए ये लागू नहीं होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जी। कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पिताजी एक बड़े रेलवे अधिकारी थे, और इमरजेंसी के टाइम में सारे यूनियन की वजह से पूरा रेलवे ठप चल रहा था। तो उस समय इमरजेंसी के समय बहुत नई बहाली हो रही थी। तो मेरे पिताजी ने भी ये कहा था कि बहुत अच्छा मौका है, तुम रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा ये प्रण था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। मुझे अपना खुद का काम करना है, खुद अपने पैरों पे खड़ा है होना है, ये नौकरी और नौकर वाली बात नहीं करनी है। और वो जिद था, तो फिर मैं आज जहाँ हूँ, मुझे लगता है कि वो शायद मेरा सही फैसला था कि मैं सरकारी नौकरी या ऐसी नौकरी में नहीं गया। नहीं तो अदरवाइज़ मैं एक बंधी हुई ज़िंदगी जीता। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति शुरू से अपना करियर डिसाइड कर लेता है कि मुझे करना क्या है। आज की डेट में मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है यार बहुत सारे रोजगार है। काश अशोक सरन 50 होते तो ये 50 काम कर लेता है। क्योंकि एक विजन है, मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ रोजगार है, कहाँ-कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे, आज तो देखिए बहुत सारा सेक्टर खुल गया है, जो गैर सारी सरकारी संस्थाएँ हैं। आप देखिए हमारे यहाँ के युवा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी करके जो जा रहे हैं बाहर, अच्छा कमा रहे हैं, करोड़ों-करोड़ों का पैकेज मिल रहा है उन्हें। कृषि में हमारे कुछ एक मित्र थे जो वो इंजीनियरिंग करके आए, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया, कोई सिविल इंजीनियरिंग करके आया, और वो आपका मैं देख रहा हूँ कि वो ऑर्गेनिक खेती में जुड़ गए हैं, जी, और वो ऐसे बड़ा ऐसे बहुत खुश हैं। सारे वो कहते उदाहरण हैं हैं कि कि वास्तव शायद में। अगर हम लोग ये जी। नौकरी में अश रहते तो इतना नहीं कमा हाँ, पाते, अशोक शरण जी, जितना ये आज यही हम बहुत ऑर्गेनिक सारी खेती बातें से हैं, यही कमा रहे बहुत हैं। सारी बातें हैं और कि पूरे देश आज में आज उनको हर ये ओर कम पड़ता है कि जी। हम अशोक अपना शरण जी, डिमांड जी फंड आपके पास भी आऊँगा, अभी कैसे वापस पूरा आऊँगा करें। जी। हमारे साथ राहुल लाल भी हैं। राहुल जी, क्योंकि अशोक शरण जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, और वास्तव में ये भी है कि हमें कहीं ना कहीं इस ओर भी देखना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति भी है। लेकिन राहुल भाई, एक सबसे अहम बात यह है कि मुझे स्वरोजगार करना है, और मुझे या ऑर्गेनिक खेती करनी है, या और भी कुछ अगर मैं कार्य करना चाहता हूं, तो वो जो फील्ड है उसमें स्किल जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए आपके अंदर, एक एक आपके अंदर
स्किल होनी चाहिए, उसको पहचानने वाला भी होना चाहिए, वो की कमी दिखती है उसकी। और दूसरी बात राहुल भाई, सबसे अहम बात है जानकारी की, कि जो विज्ञापन हम वैसे तो खर्च करते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन उस चीज के लिए जो विज्ञापन जाना चाहिए, जो विज्ञापन जारी होना चाहिए कि वास्तव में आपको स्वरोजगार करना है तो ये फील्ड है, आपको मत्स्य पालन करना है, आपको ये करना है, आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, भारत सरकार की ये स्कीम है, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। यहां वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोजगार की दृष्टि से। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि देखिए विकल्प बहुत सारे मौजूद होते हैं कई बार, लेकिन वो लोगों को पता नहीं होता है। सरकार की कई सारी योजनाएं होती हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इन सब समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, पहले हम लोग देखते थे कि एक तरह से अलग अलग सरकार जो है वो कैरियर मेला वगैरह इस तरह की चीज कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। जैसे अभी सरन जी ने बताया कि वो देखते हैं कि 50 तरह के विकल्प हैं, विजन है, लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है कि उनको समझाने के लिए, किस प्रकार के जो वरिष्ठ लोग हैं कि उनके सुझावों को किस तरह से उनके पास तक पहुंचाया जाए, तो ये काम होना चाहिए। दो तीन चीजें देखिए, अभी इस समय बेरोजगारी का समस्या काफी गंभीर है। देखिए संजय जी, चूंकि देखिए एक तो कोरोना काल के बाद जो स्थितियां बनी हैं, और अगर भारत की हम स्थिति की बात करें, देखिए यहाँ पे जो स्थिति थी वो बेरोजगारी की, वो कोरोना काल में ही गड़बड़ नहीं हुई। अगर हम लोग अपने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को देखते हैं, हमें अभी भी याद है कि 2016-17 के प्रथम तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 9.2% था, और वो 16-17 के प्रथम तिमाही से गिरते 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 वो 2000 कोरोना के आगमन से पहले आखिरी तिमाहियों में गिरते वो 3.2% पे पहुंच गया था। और उसी समय हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का बेरोजगारी का आंकड़ा था वो कहीं न कहीं पिछले 45 वर्षों के रिकॉर्ड को वो तोड़ रहा था। तो ये समस्या है यहाँ पर। हमारे यहाँ से वो समस्या हम लोगों ने देखा था कि IL&FS का जो पूरा का पूरा वो मामला आया था, उसके बाद से तमाम जो फाइनेंशियल सेक्टर में कई तरह की चुनौती रही, और हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो कोरोना काल से पहले ही वो डिमांड की कमी आ रही थी, और डिमांड की कमी आने के कारण जब लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी घटी हुई थी, तो अलग अलग कंपनियां अपनी उत्पादन कम कर रही थी। जब मांग नहीं होगा तो उत्पादन भी कम हो रहा था उससे। लेकिन ये पहले की परिस्थिति रही। इधर कुछ अच्छे संकेत भी मैं देख पा रहा हूँ कि निर्यात के आंकड़ों में बड़ी वृद्धि नजर आ रही है बार बार। तो कुछ सेक्टर्स में अब फिर से पहले की तरह कुछ गतिशीलता नजर आ रही है। तो सरकार के लिए बड़ा आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए अभी निर्यात में हम लोग, अगर निर्यात के सेक्टर में हमें और आगे बढ़ना है तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से और आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग को और आगे बढ़ाएंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं राहुल भाई, जो MSME है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता लगती है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था संजय जी। देखिए, आपका MSME एक, देखिए वो बहुत बड़ा आपको रोजगार का केंद्र है। देखिए, अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखें, देखिए सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र हमारा कौन है? सबसे ज्यादा रोजगार हमारा कृषि सेक्टर देता है, लेकिन कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भारत को टेक्सटाइल सेक्टर दे रहा था। लेकिन अब आप देखें कि टेक्सटाइल को लेकर कुछ जैसे इस तरह से सेक्टर वाइज अलग अलग समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश अगर टेक्सटाइल में क्रांति कर सकता है, आज हमारे मार्केट में संजय जी हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं वो 50% कपड़े हम लोग बांग्लादेश से कपड़े पहन रहे हैं। तो आखिर क्या स्थिति हो गई? स्पष्ट है कि हम लोग अगर इसमें तो सेक्टर वाइज सरकार थोड़ा विचार करेगी, जहाँ तक उससे जुड़े हुए MSME की क्या स्थिति हुई, और हम लोग अगर जो पूरा सिचुएशन बना है अभी इसमें कोरोना लॉकडाउन के बाद, तो MSME को जो बूस्टअप मिलना चाहिए था वो बूस्टअप अभी उसे नहीं मिल पाया। वो रोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो सरकार जब इस तरह से कुछ, उन्होंने देखिए कई सारे आर्थिक राहत पैकेजेस जारी किए, लेकिन उन पैकेजेस के बावजूद वो सेक्टर को अभी और इंतजार है। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अब फिर से अर्थव्यवस्था गतिशील हो रही है, सरकार अगर काफी गंभीरता के साथ बेरोजगारी के मामले को अगर वो अपने पूरे फुल पॉलिसी में रखेगी तो इसका निदान अवश्य होगा, निदान किया जाना संभव होगा। क्योंकि आपको अपने अर्थव्यवस्था को जैसे आप ग्रोथ देंगे तो फिर डिमांड और जनरेट होगी। तो सरकार को मैं अभी भी कहूंगा कि सरकार ने अब तक जो काफी ज्यादा मेहनत किया। और राहुल भाई, एक बात और, सरकारें अब सबकी हैं, कांग्रेस भी नहीं कह सकती, आम आदमी पार्टी भी नहीं कह सकती, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह सकती। हर प्रदेशों के अंदर है, करने वाला कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई। कांग्रेस के शासन वाले प्रदेश में कांग्रेस अपना मॉडल बताया। आम आदमी पार्टी का 20% बहुमत वाले दो राज्य सरकार है, पंजाब में सरकार है उनकी, दिल्ली में सरकार है उनकी। तो वो जो भी क्रांतिकारी विचार है वो लाए, लागू करें। देश के सामने में भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो अब हर किसी के पास अपने अपने एजेंडा, हर कोई मॉडल सेट कर सकता है इसमें। बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा जी। संजय जी,
केवल एक लाइन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना था, जो उन्होंने फर्स्ट टर्म में लागू किया लेकिन कोरोना काल वगैरह के कारण नहीं लागू हुआ, वो बेहद ही शानदार किस्म का योजना है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं को उसके ऊपर फिर से फुल फोकस सरकार को बढ़ाना करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और वो वास्तव में उसकी सराहना हर ओर हो रही है। असित जी, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है और कांग्रेस भी है, तो ऐसे में क्योंकि पहल तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए कि जिससे कि जो युवाओं के अंदर एक सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये जो एक सवाल है, ये आज तक भी बदला नहीं गया। आप इसे देखिए, शुरू से लेके और आज तक भी 2022 में भी जो युवा है वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। इससे कैसे निकलें? क्या मुकेश अंबानी जी के बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए? क्या अडानी जी के बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए? क्या टाटा परिवार में पैदा हुए किसी आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए? क्या अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने कभी सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयत्न किया? नहीं किया। सरकारी नौकरी की चाहत होती है मिडिल क्लास लोगों की, हमारे आपके जैसे परिवार के लोगों की चाहत होती है। और क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि अभी अशोक सरन जी जो कह रहे थे, एक खाया अघाया आदमी जिस तरह का बयान देता है उस तरह का बयान था उनका। मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए या तो बैंक से एजुकेशन लोन लेता है या अपने बाप दादा की हड्डी फांसी को बेचता है। अब एजुकेशन लोन लेके इंजीनियर बना, डॉक्टर बना लड़का नौकरी तत्काल नहीं खोजेगा तो लोन उसका कौन जमा करेगा, ये मुझे बताइए। अब वो एजुकेशन लोन लेने के बाद फिर किसी का खेत जाए किराए पर लेने कि अब आप किराए पर अपना खेत दीजिए, मैं उसमें एक प्रयोग करूंगा और ऑर्गेनिक खेती अगर वो सफल हो पाया, इधर किराया भी दो उधर बैंक का इंटरेस्ट भी दो। इस तरह की बातें सिर्फ खाया अघाया आदमी कर सकता है। मिडिल क्लास आबादी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है और उसकी मजबूरी है। गोस्वामी जी आज चैनल की नौकरी कर रहे हैं तो गोस्वामी जी के परिवार का बैकग्राउंड ऐसा है कि उनकी मजबूरी है ये नौकरी। असित नाथ तिवारी ने अपने जीवन के 15 साल नौकरी में दिए, मजबूरी थी, घर परिवार नहीं चलता। हम उस खाए अघाए समाज से नहीं आते जहाँ बैंक से लोन लेके बड़ी डिग्री हासिल कर लो और उसके बाद लगे गांव में घूमने सर्वे करने की। कहा असित जी, इसी व्यवस्था पे तो बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? अगर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो भुखमरी तो फैलेगी, फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अच्छा, अब आप बताइए, सरकारी नौकरी से सरकार को जिम्मेदारी मुक्त क्यों कर दिया जाए? सरकार कैसे चलेगी? रेलवे कैसे चलाइएगा? बैंक कैसे चलाइएगा? सरकारी विभाग कैसे चलाइएगा? एजुकेशन कैसे चलाइएगा? हेल्थ कैसे चलाइएगा? तो फिर अशोक सरन जी जैसे विद्वान आके कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे। सरकार क्यों चलाएगी? ये अडानी और अंबानी चलाएंगे। रेलवे अडानी को दे दो, बैंक अंबानी को दे दो, स्कूल अस्पताल सब प्राइवेट सेक्टर को दे दो। तो सरकार क्या यहाँ सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए बैठेगी? उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? कौन देखेगा ये? डॉक्टर क्यों नहीं बहाल किए जा सकते? डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं तो टीचर क्यों नहीं बहाल किए जा सकते? प्रोफेसर क्यों नहीं बहाल किए जा सकते? इंजीनियर क्यों नहीं बहाल किए जा सकते? बड़ी आबादी पूरी दुनिया के लिए चिंता है, लेकिन बड़ी आबादी सिर्फ बोझ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये बड़ी आबादी जो है उपभोक्ता भी है। ये बड़ी आबादी साबुन तेल नमक नून चीनी पानी सब खरीदती है ये बड़ी आबादी। और हर खरीदगी में मैं अपनी आखिरी सांस के लिए जो दवाई खरीदने जाऊंगा ना गोस्वामी भाई, उसमें भी सरकार को टैक्स दूंगा। सरकार चाहे भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, कम्युनिस्ट की रहे, आपकी रहे, साफ की रहे, सांप की रहे, नाक की रहे, मैं आखिरी सांस की दवाई खरीदूंगा तो सरकार को टैक्स दूंगा और उस सरकार को मैं जिम्मेदारी मुक्त कर दूं। उसको मैं कह दूं कि नहीं, हमारी रोजगार की चिंता सरकार को करनी ही नहीं चाहिए। वाह, क्यों भाई? मुझे हार्ट अटैक तक आएगा, कैंसर हो जाएगा, तब भी सरकार मुझसे दवाई में टैक्स लेगी, मेरे इलाज में मुझसे टैक्स लेगी, जीएसटी वसूल लेगी सरकार, और उस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं कैसे मान लूं गोस्वामी जी? क्यों मान लूं? हमारे रोजगार की चिंता कौन करेगा? तो मतलब हम कहते हैं हम नहीं मांगेंगे तुमसे रोजगार, हम तुम्हें किसी चीज में टैक्स नहीं देंगे, ना इनकम टैक्स देंगे, ना साबुन तेल माचिस खरीदने में तुम्हें टैक्स देंगे। हो जाओ, मत दो हमें इलाज, मत दो हमें शिक्षा, मत दो हमें रोजगार। लेकिन अगर हम तुम्हें अपनी दवाई तक में टैक्स दे रहे हैं तो रोजगार तो तुम्ही से मांगेंगे, सरकार किसी की हो, किसी पार्टी की हो। ये लेकिन हमारा अधिकार है। असित भाई, बिल्कुल मांगेंगे रोजगार। क्या हम ये नहीं मांगेंगे कि अगर हमें नौकरी नहीं दी जा रही, अगर सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हैं, तो हमें कोई ना कोई रोजगार तो देना चाहिए? सरकार से ये भी तो मांग सकते हैं ना। गोस्वामी भाई, जिस गली से गुजर जाइए देखिए, नजर फिरा के थोड़ी सी भी जगह है तो एक दुकान खोल के कोई बैठा हुआ है। वो अनपढ़ गंवार नहीं है, उसने भी कुछ पढ़ाई की है।
उसने अपने रोजगार का इंतजाम किया है, उसको अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों की फिक्र है, उसके बच्चे का पालन पोषण कोई सरकार नहीं कर रही है, वो खुद कर रहा है। वो किन स्थितियों में कर रहा है ये भी तो देखें, किसकी हैसियत क्या है, किसकी स्थिति क्या है, किसका मेंटल स्टेटस क्या है, सब देखना होगा। सारे लोग आइंस्टीन पैदा हो जाएंगे, हम ये कैसे सोच सकते हैं? इस धरती पर जो पैदा हुए सब के सब आइंस्टीन ही या धीरू भाई अंबानी ही पैदा हो जाए? नहीं होंगे। सबका मेंटल लेवल वो नहीं होगा, अलग अलग मेंटल लेवल होगा, वो अलग अलग तरीके से जिएंगे, अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे, अलग अलग उनकी क्षमताएं होंगी, उसी क्षमता के हिसाब से ना वो काम कर पाएंगे। तो क्या हम उन्हें नकारा घोषित कर दें? क्योंकि वो अंबानी नहीं हुए तो वो बोझ हो गए इस देश पर, क्योंकि वो आइंस्टीन नहीं है तो बोझ हो गए? नहीं ना, सबकी अवस्था अलग है। हमें सबकी अवस्था का विचार करके कोई बात करनी चाहिए, वरना खाया खाया आदमी घी पी के सो जाइए और बाकी सबको उपदेश दे दीजिए कि चलिए, कुछ तो पहल होनी चाहिए आशीष जी, ये तो बात बहुत ही अच्छी है और पहल करने वाले भी होने चाहिए और कहीं ना कहीं सभी सरकारों को पहल करनी भी चाहिए, कुछ तो बदलाव हो। और हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी। मैं किशोर भाई आपके पास आना चाहूंगा। किशोर झा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब देश के अंदर एक बड़ा कद रखती है और दिल्ली के साथ साथ आज पंजाब के अंदर भी एक बड़े बहुमत के साथ आई है, तो ऐसे में रोजगार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके के रोजगार पर फोकस होना चाहिए? क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात यही है कि रोजगार तो चाहिए और देगी सरकार ही, चाहे नीति बना के दीजिए चाहे कुछ भी करके दीजिए, क्योंकि अब जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है वो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है और सभी दलों के लिए है। जी किशोर जी। किशोर जी आवाज आ रही है? जी जी जी। संजय भाई, जो आपने सवाल पूछा, तो वो सवाल अपने आप में जो ये दर्शाता है कि देश भीषण आर्थिक संकट में है और देश में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है, जहां से बर्दाश्त करना देश के लिए मुश्किल हो गया है। मतलब मोदी सरकार के अपने आंकड़े ये कहते हैं कि तकरीबन 10% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 25-25, 30-30% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है। और इसका कारण, हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें उसके कारणों की तरफ देखना पड़ेगा। मैं बहुत पेशेंसली ये डिबेट अभी तक सुन रहा था और मैं अशोक शरण जी की बातें सुन रहा था, जिनके नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार भी लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गजब की नीतियां बनाई, बहुत शानदार नीतियां बनाई हैं बेरोजगारी। अरे शरण जी, ये जो इतनी शानदार नीतियां बनी हैं, तो फिर ये बेरोजगारी दर 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पे क्यों चली गई? और देश की जीडीपी जो है बिफोर कोविड 3.5% के दर पे पहुंच गई थी, जो कि इन्फ्लेशन रेट से भी नीचे है। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं हमें जब असल में देश की समस्याओं पे चर्चा करने की जरूरत होती है, असल में देश की समस्याओं पे मंथन करने की जरूरत होती है, तो हमें चापलूसी और इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और देश की असली समस्या जो बेरोजगारी है, उसके लिए मेरा ये मानना है कि जो सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जीडीपी की दर है वो लगातार घट रही है, तो जाहिर सी बात है कि जॉब क्रिएशन जो है स्लो होगी या जॉब खत्म होगी। जैसे कि 2016 से और 2018-19 के बीच में तकरीबन 6 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई इनफॉर्मल सेक्टर की। जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर थे, वो तमाम इंडस्ट्री जो है तबाह हो गई, नोटबंदी के एक डिसीजन की वजह से, जीडीपी के गलत इंप्लीमेंटेशन की वजह से। बहुत सारे दुकानदारों ने, बहुत सारे छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकान का शटर डाउन कर दिया, अपना व्यापार बेच के समेट के चले गए। उन्होंने कुछ ना करना बेहतर समझा इस माहौल में। और अब ये बीच में कोविड भी आया अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक कारण है आज की डेट में। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है आज देश के अंदर कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही हैं, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो बड़ी भारी तादाद में देश छोड़ के विदेशों में सेटल हो रहे हैं, अपनी तमाम संपत्तियों के साथ, अपनी प्रॉपर्टीज के साथ, अपनी वेल्थ को समेट के विदेशों में लेके जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सोशल
डिसहार्मनी हमने इस देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद देखी है। जो गली गली में दंगे का माहौल बना हुआ है, जहां चुनाव है वहां भी, जहां चुनाव नहीं है वहां भी एकदम चारों तरफ माहौल को इतना हिंदू मुस्लिम इन सब मुद्दों में देश को इतना उलझा दिया गया। माफ कीजिएगा, मीडिया के एक सेगमेंट के द्वारा भी उसमें जो है आग में घी डालने का काम किया गया। तो इस माहौल में मुझे ये बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री फले फूलेगी? इस माहौल में कौन ऐसा होगा जो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहेगा? कौन प्राइवेट प्लेयर होगा? कौन इंटरनेशनल प्लेयर होगा? दुनिया चाइना का बाइकॉट किया ट्रंप ने, और ट्रंप के बाइकॉट के बाद उम्मीद ये थी कि चाइना से भारी तादाद में इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, लेकिन हुआ उसके उलट। वो वियतनाम चले गए, वो थाईलैंड चले गए, मलेशिया चले गए, लेकिन उन्होंने भारत में आना उचित नहीं समझा। अब सोचिए, ये ऐसे ऐसे मौकों को चूका नहीं जाता। और जो देश में हमने सोशल फैब्रिक को जो तार तार किया है, ये हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी को ही नहीं नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि पूरी तरीके से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश ये है कि पहले सोशल हार्मनी, पीस, इसको जो है सोसाइटी के अंदर जो है वापस लाइए, अपनी लोगों को लड़ाने वाली राजनीति से बाहर निकलिए और देखिए फिर देश में क्षमता है हमारे देश चलिए में, किशोर हमारे जी देश जवाब के ले युवाओं लेते में हैं। क्षमता है। रमाकांत जी, किशोर जी ने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। कहा है कि जो बेरोजगारी का कारण है, एक कारण ये भी एक बड़ा कारण है कि शायद बाहर से इंडस्ट्री हमारे यहाँ आना नहीं चाहती। हम ये बात कर रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, सब जगह है भी। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सके कि हमारी तो सरकार नहीं है तो इसलिए हम कहाँ से रोजगार देंगे। तो बात रोजगार देने की चल रही थी, लेकिन और भी उसमें बहुत सारे सवाल आ गए। क्या कहेंगे आप जी? और संजय जी, थोड़ा सा आवाज आपका मुझे बहुत कम आ रहा है। जी। हालांकि मैंने जो भी प्रश्न है मैंने सुन लिया है। जी बोलिए। लेकिन थोड़ी सी आवाज आपकी धीरे आ रही जी। थी, इसलिए थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ जाता तो और बेहतर। जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने और किसी का तो नाम नहीं, जो जिसने क्या कहा मुझे नहीं सुना, लेकिन मैं किशोर जी की बात सुन रहा था मैं। और बिल्कुल बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, इसके ऊपर में चर्चा भी होनी चाहिए। और देश के प्रति जो देश की जो जनता की जो हमारे प्रति जो अपेक्षा है, उसके ऊपर भी हमें खड़े उतरना चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरह का जो है एक माहौल, एक वातावरण बनना चाहिए। लेकिन अभी सीधा अगर आप कहेंगे जो सरकार की पॉलिसी के ऊपर में ही आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कुछ बेईमानी हो इस चीज की, डिसऑनेस्टी हो। तो इसीलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा जो कि सरकार ने प्रयास क्या किए और सरकार ने प्रयास करने की कोशिश क्या की उन्होंने। और निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी दर है, आप अगर देखेंगे या हम सब अगर देखें, तो निश्चित तौर पर जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो हम लोगों ने इम्पैक्ट है, आज अगर हम जीडीपी की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या महंगाई की बात करें या वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां अभी बन रही है, उसके ऊपर में पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें, तो निश्चित तौर पर हमें हर चीज की बातों को ध्यान रखते हुए चिंतन करना चाहिए। बेरोजगारी दर अगर हम देखें या तुलना करें उस चीज से, तो जहां पर प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो इम्पैक्ट जब हम लोग कहते हैं, तो किस तरह की स्थितियां बनी थी, लेकिन जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत अगर उसको देखा जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो बेरोजगारी दर का जो एक आंकड़ा हम लोग एक जो सोच रहे थे, उससे बहुत कुछ कंट्रोल हम देख रहे हैं जो कि हुआ है। अगर मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री अन्न योजना की अगर हम बात करें, तो जहां पर बेरोजगारी अगर मान लीजिए मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की अगर हम बात करें, तो उसको सितंबर 2022 तक जिस तरह से बढ़ाया गया है, वो भी एक तरह से आप कहेंगे जो कि एक पूरी तरह से सरकार द्वारा सहायता की गई। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें या एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात करें, जैसे अभी किशोर जी जीएसटी के ऊपर में अभी प्रश्न उठा रहे थे, जो जब जीएसटी आई थी तो पूरी तरह से व्यापार टूट गया था। मैं कह रहा हूं कोई भी चीज, एक नया चीज इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत असर जरूर करता है, लेकिन आज अगर आप देख लें संजय जी, तो निश्चित तौर पर मार्च 2022 में अगर देखें तो जीएसटी जो कलेक्शन है वो 1,42,000 करोड़ रुपया है। आप हमें बताइए, इससे पहले वैट भी तो था, लेकिन अगर आप जीएसटी की अगर जहां तक बात करें, तो देखिए रिफॉर्म तो जरूरी है। अगर आप रिफॉर्म अगर मान लीजिए पुराने ढर्रे पे ही अगर सब कुछ चलता रहेगा, तो आप कहां पहुंचेंगे और देश को किस तरह लेवल पर आप ले जाएंगे। वैश्विक चुनौतियां इतनी है और देश के अंदर भी इतनी चुनौतियां हैं, जहां पर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको, अब ठीक है सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, देश में शांति व्यवस्था हो, बहुत अच्छी बात है,
ये हम केवल पक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जो कि उस शांति की व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए, सामाजिक समरसता कैसे बढ़ाई जाए। निश्चित तौर पर ये जो होना चाहिए और हर एक पार्टी की ये जिम्मेदारी है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रिफॉर्म वो भी एक जरूरी है। और जहां पर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो चाइना से जिस तरह से दीपावली के समय में या होली के समय में हम लोग देखते थे, जो केवल चाइना के ही जो माल है वो बिल्कुल बाजारों में रहा करता था। लेकिन हमने ही इस देश में देखा है, जो पिछले दीपावली में आपने देखा, हमने देखा जो कि मिट्टी के दिए किस तरह से प्रयोग किए गए। तो एक तरह से रिफॉर्म की जहां तक बात है, हमने वो माहौल भी बनाने की कोशिश की है। जो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए हमारे ऊपर सीधा आप आरोप लगा देंगे और इससे आपकी जिम्मेदारी हट जाती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं फॉरेन माहौल, जो विदेशी माहौल, जो इन्वेस्टर आते हैं यहाँ पे, उस तरह के माहौल बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, क्या उस चीज की तुलना नहीं होनी चाहिए? मैं 2014 से पहले भी मैं उतना नहीं जाता हूं, क्योंकि देखिए महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए। और 135 करोड़ जनता के लिए रोजगार हो, उनके लिए महंगाई एक विषय हो और इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं सब पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। और बिल्कुल इसके लिए रमाकांत जी, कहीं ना सरकार कहीं जिम्मेदारी सभी की है और उस जिम्मेदारी को ही समझना है। इसीलिए हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ एक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक शरण साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और सभी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात जिसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे कि हम स्वरोजगार की बात बहुत करते हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात बहुत करते हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे रोजगारों के लिए कहते हैं कि हस्तशिल्प हमारी जिंदा हो जाए, कुटीर उद्योग जो हमारे पुराने थे वो जिंदे हो जाएं, लेकिन उसके बाजार की बात हम नहीं करते। सरकारें कोई भी हो, कि आखिर उसका बाजार कहाँ से आए, जो मैं पैदा कर रहा हूँ या मैं जो अपना बना रहा हूँ, उसकी एक जो बाजार के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए कि मैं उसे कहाँ लेके जाऊँ, वो एक बहुत बड़ा सवाल लगातार खड़ा रहता है। जी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चीजें तो बहुत लोग बना लेते हैं और ये भी आपने सही कहा कि रोजगार के लिए बाजार बहुत आवश्यक है। चीजें तो बन जाएगी। उस सेक्टर में शायद बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो फिर बाजार की बात करे और बाजार ढूंढ जाए, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो हर चीजों का कंपटीशन भी बहुत है। अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं और उसका अगर आपका क्वालिटी या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो बाजार में भी समस्या आती है। बाजार ग्लोबल भी है। तो इस सेक्टर पे हमने देखा कि बहुत कम काम हुआ है। हालांकि कुछ व्यक्तिगत स्तर पे लोग प्रयास करते हैं। आजकल कुछ अपने साइट के माध्यम से, कुछ अपने ऐप के माध्यम से भी चीजें बनाकर बेचते हैं। कई लोगों का बहुत अच्छा क्लिक कर जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा कुछ उस सेक्टर पे भी काम हो, क्योंकि हम सिर्फ रोजगार की बात करें, अगर हम सरकार की तरफ फोकस करके देखें, अगर सरकार को ही मान के चले कि ये वहीं से हमें रोजगार मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमें वो दूसरा रास्ता भी तलाशना पड़ेगा। 2-3 बड़ी अच्छी बातें आई। खाया पिया वाली बात जो आपने की है, ठीक है, वो आपकी सोच भी अच्छी है। लेकिन जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, राहुल जी या आशीष जी ने कहा कि एक यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था जो लागू नहीं हो पाया और उसे लागू करने की आवश्यकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर
भारत की कोई भी राज्य की सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है, कोई एक मॉडल लेके आती है, तो ये सभी राज्य सरकार को उसको अडॉप्ट करना चाहिए। वहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल हमें अगर युवाओं को या बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो हमें बहुत ईमानदारी से हर सरकार, हर पार्टी को लग करके इसपे निकालना पड़ेगा रास्ता। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी चीज का रास्ता नहीं है, समस्या है तो समाधान भी है। इसी तरीके से हमें एक बाजार भी खड़ा करना पड़ेगा। बाजार अगर हमारा खड़ा हो जाता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बाजार नहीं है, लेकिन उसे बहुत बड़े स्तर पे बनाने की आवश्यकता है। तो ये होना चाहिए और ये समस्या तो है ही। रोजगार जैसे समस्या है, वैसे हमारा बाजार भी एक समस्या अच्छा है। अशोक जी, जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या उसके कितने आड़े आती है? जनसंख्या तो बहुत बड़ा आड़ आता है। ये कोई आज और कल की बात नहीं है। ये बेरोजगारी बेरोजगारी वर्षों से आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि 2014 से ही बेरोजगारी शुरू हुई। और रमाकांत जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी समस्याएं, किशोर जी भी ने कहा कि जीएसटी और आपका नोटबंदी, ये भी एक समस्या है। तो वो ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। मैं कहता हूँ कि अगर हम हमारा एक और एंगल होना चाहिए। हम रोजगार के लिए अपने तरीके से भी, अपने एंगल से भी हमें सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे एक चीज और भी लगता है कि शिक्षा प्रणाली में हम ये हमेशा ये मान के चलते हैं कि चलो हमें पढ़ना है तो हमें ये करना है, तो बैंक में जाना है, तो यहाँ जाना है, वो जाना है। वो शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। और जनसंख्या तो जी, बहुत बिल्कुल बड़ा कारण शिक्षा है प्रणाली ये तो जनसंख्या। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहा है। असित जी, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने भी खड़े किए थे, जो रोजगार है और जो स्वरोजगार है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जिसकी बात हो रही है, इसमें एक राजनीति भी एक बहुत बड़ा, इसका एक हम कहेंगे कि दोष है उसका राजनीति का, कि जो इस तरीके की चीज़ें होती चली जाती हैं कि कुछ अच्छी योजनाएं आपकी हैं तो शायद दूसरों को पसंद नहीं आती, या दूसरों की हैं तो आपको पसंद नहीं आती। यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है। तो ऐसे में जो रोजगार से संबंधित चीजें हैं उसे लेकर एकजुट जो होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो विपक्ष बहुत सारी चीजों में एकजुट दिखता है, फिर लगता है कि भाई चलिए सब चीजों में हो रहा है, लेकिन जहां ऐसी स्थितियां आती हैं कि देश के अंदर इस युवा के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, तो वहां पर भी राजनीति एक बहुत बड़ा हथकंडा है। या तो वो राजनीतिक दृष्टि से आप उठाएंगे या राजनीतिक दृष्टि से उसे छोड़ देंगे, लाभ हानि वहां भी चलता है। असित जी, तो एक कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को पहल करनी होगी। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कोई योजना अगर यूपी में सफल है जी, तो वो योजना तेलंगाना में भी सफल हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। फिर भी इतना तय है कि अगर वो यूपी में सफल है तो वो बिहार में वो योजना सफल हो सकती है, झारखंड में हो सकती है, एमपी के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में उस तरह की योजना सफल हो सकती है। अब ये सोच के कि भाई यूपी में फला पार्टी की सरकार है इसलिए एमपी, बिहार या बाकी राज्य वाले नहीं करेंगे, नहीं ये तो उनकी योजना है, तो ये जनता की तरह से, जनता से सीधा धोखा है, लिटरली धोखा है जनता से। ये जनता पर अत्याचार है। मैं हमेशा इस बात का पैरोकार रहा हूं, सरकार किसी की हो, अगर उसकी कोई एक स्कीम आपको लगती है कि फलना भौगोलिक स्थिति में उसकी स्कीम ने सफलता दिलाई है, वहां लोगों का जीवन स्तर बदला है, तो उसे किसी भी राज्य में लागू करना चाहिए जहां वो आपको लगे कि हाँ सफलता दिला सकती है, ये योजना लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इसमें कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नहीं ये तो फला पार्टी की योजना है, हम अपने राज्य में लागू कर देंगे तो फला पार्टी, तो ये तो वहां की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लों को आप तबाह कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी के नेता हो, आप नेता कहलाने लायक नहीं है, आप इस समाज का दुश्मन है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि सरकार ने कौन से प्रयास किए। फिर उन्होंने कहा प्रयासों की कोशिशें की, में ये देश अपने 84% के वो लग गया, ये उन्होंने नहीं बताया। 84% आपका जो जीडीपी है ना, आपकी जीडीपी का 84% अब आपके देश पर कर्जा है साहब।
इससे कैसे उभरिएगा? ये नहीं, ये किनकी नीतियों से हुआ, ये किनकी पॉलिसीज थी? आप सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दीजिएगा, ये सार्वजनिक उपक्रम कमा के सरकार को पैसे देते, उन पैसों से सरकार की योजनाएं चल जाती हैं। अब क्या होगा? आप तो सारे उपक्रम बेच देंगे। अब जो एक आपका था रेकनिंग बना हुआ था कि हर तीसरे महीने सरकार को मोटी कमाई सार्वजनिक उपक्रमों से आ रही थी, वो बंद हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? तो महंगाई बढ़ाते जाओ, टैक्स बढ़ाते जाओ, एक दिन क्या हमारी आपकी किडनी पकड़ के निकाल के बेच देंगे? नहीं ना। आपने उपक्रम जो बेचे, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले थे, क्योंकि ये उपक्रम कमा के आपको दे रहे थे, इससे सरकार चल रही थी। अब ये खत्म हुआ, तब आपने विदेशी कर्ज लेके घी पीना आपने शुरू कर दिया और तामझाम दिखाते रहे, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं भैया? कर्ज लेके कर रहे हैं। असित भाई, बेरोजगारी कैसे दूर हो? सरकारें आपकी भी हैं। इतना विदेशी कर्ज होगा तो आप रोजगार कहां से दे पाइएगा भाई? आप तो उनका ब्याज देने में हाफ जाइएगा, तो कर्मचारी को वेतन कहां से दीजिएगा? रोजगार के मौके कहां से पैदा कीजिएगा? तो युवाओं को वेट इतना करनी कर्ज चाहिए, आपने देखना चाहिए फिर इतना कर्ज इस देश ने ले लिया कि आप तो दुनिया भर को ब्याज देने में परेशान है। मूलधन तो छोड़ दीजिए, कर्ज का ब्याज देने में आप हाफ जाइएगा। लोगों को रोजगार कैसे दीजिएगा? सारा कुछ बेच बाच के खा जाइएगा उस कर्ज को चुकता करने में और देश को बर्बाद कर दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा ही था कि हम तो झोला उठा के निकल लेंगे, जाने ये देश। तो स्वामी जी, असित जी, एक सवाल आपसे ले रहा हूं और बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। सरकारें आपकी भी हैं, सरकारें यहाँ आम आदमी पार्टी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी हैं। कैसे बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या कोई एजेंडा है जो अपने प्रदेशों में वो लागू करे और वो एक साबित हो, एक वो उदाहरण बने बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए कोई उदाहरण नहीं बन सकता। उसकी वजह क्या है कि ये लोग सीखने को तैयार नहीं है, बेच बाच के झोला उठा के निकल। आप सिखाने को तैयार तो रहिए, तभी तो सीखेंगे। कुछ बताइए तो। आप मुझे बताइए, इनके जितने शासित राज्य हैं जी, इनके जितने शासित राज्य, उनसे पूछेंगे। आप अपने वाला बताइए ना असित भाई। वैकेंसी मैं क्या कर रहा हूँ, सरकारी विभागों की वैकेंसी मंगा लीजिए। पिछले 8 सालों में जो देश को वैज्ञानिक दर्ज के देने वाले संस्थान है ना, उन संस्थानों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम IIT, जहां से हमारे बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं, पिछले 8 सालों में रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ी है, आपने नियुक्ति नहीं की। वैज्ञानिक चलिए, नियुक्ति एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समय असित भाई, किशोर भाई भी हैं और बेफालतू में वो ये कहेंगे कि लीजिए हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया। किशोर जी, जल्दी से बताइएगा कि क्योंकि असित भाई ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसका जवाब भी ले लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि बहुत सारी आशाएं हैं आज की तारीख में उनके साथ में, तो रोजगार, स्वरोजगार या कोई भी ऐसा रोजगार जिससे युवाओं को रोजगार मिले, वो अपनी जीविका चलाए, उसे लेकर क्या आपका एजेंडा है, क्या आपका प्लान है? जी किशोर भाई, आपके जी बोलिए। तमाम सरकारें जो हैं उसका अनुकरण भी कर रही हैं, सीखने की कोशिश कर रही हैं, अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। अब जहां तक रोजगार की बात आती है, तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब में हमारी सरकार बने मात्र 20 दिन हुए और 20 दिन में 1000 ग्रुप C और D की वैकेंसी थी, जो रिक्त पद थे, उनको अगले 1 महीने के अंदर सरकार ने भरने का ऑर्डर दिया है। जो तमाम राज्य सरकारें सबसे पहले, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी सबसे पहले कर सकती है कि जो लाखों की तादाद में रिक्तियां भरी पड़ी हैं, रिक्तियां हैं सरकारी संस्थानों में, और वहां पे भर्तियां नहीं हो रही पिछले 8-8, 10 साल से, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम वो की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्वरोजगार के लिए मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार ने इस बार रोजगार बजट पेश किया। अपना जो बजट पेश किया दिल्ली सरकार ने, उसे रोजगार बजट का नाम दिया, और अगले 5 साल में, मतलब शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है दिल्ली सरकार का, उसको प्रस्तुत किया कि हम कहां कितना कितना इन्वेस्ट करके इस अगले 5 साल में दिल्ली में शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म कितना कितना रोजगार जनरेट करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा नंबर दे रहा हूं, छोटा सा नंबर दे रहा हूं, सुनिएगा। 1.5 लाख रोजगार हम उत्पन्न करेंगे रीडेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर मार्केट्स पे पैसा खर्च करके जी। लगभग 1.5 लाख
रोजगार वहां से भरे जाएंगे। 1,20,000 जॉब क्रिएशन होगा दिल्ली में होलसेल और जो रिटेल शॉपिंग फेस्टिवल्स के आयोजन के द्वारा, जो दिल्ली को शॉपर्स कैपिटल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है दिल्ली सरकार। 6 लाख जॉब जो है रीडेवलपमेंट और रीडिजाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है दिल्ली के अंदर, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे रीइन्वेस्टमेंट करके, रीडिजाइन करके वहां से 6 लाख जॉब क्रिएशन की तैयारी है। 9 लाख जॉब, जो दिल्ली एक स्टार्टअप कैपिटल है, दिल्ली में सबसे बड़ी तादाद में स्टार्टअप लग रहे हैं दिल्ली सरकार की पॉलिसीज के द्वारा। उस पॉलिसी को और मजबूत करते हुए लगभग 9 लाख स्टार्टअप पॉलिसी लाके 9 लाख जॉब क्रिएशन का वहां से दिल्ली सरकार का अनुमान है। 1500 जॉब हम फिलहाल में बहुत ही तत्काल में 1500 जॉब हम नाइट टाइम की इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिससे कि जो फूड ट्रक्स वगैरह हैं, जो नाइट इकोनॉमी है वो डेवलप होगी और 1500 रोजगार हम वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 30,000 जॉब क्रिएशन जो है क्लाउड किचन सर्विस शुरू हो रही है दिल्ली में, जो उससे जो है तकरीबन 30,000 जॉब क्रिएशन की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दिल्ली के देश के सामने एक मॉडल रखने की कोशिश कर रही है कि किन किन क्षेत्रों में जॉब क्रिएशन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारा काम नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको बताऊं देश के अंदर 39% कल्टीवेटेबल लैंड, यानी कि जिस जमीन पे खेती हो सकती है उस जमीन पे पूरे तरीके से खेती नहीं हो पा रही है, कारण वहां सिंचाई के साधन मौजूद नहीं। रमाकांत जी बताइए, किशोर जी ने साधन बहुत उपलब्ध नहीं। एक बढ़िया सवाल उठाया है कि ये भी हो सकता है और उन्होंने अपना एक एजेंडा भी दिया किशोर जी ने। वहां पे अगर हम अभी किशोर जी जो आंकड़ा दे रहे थे, इन्हीं के सरकार ने जो आंकड़ा दिया था, पहले 12 लाख दिया था जो कि हम लोगों ने रोजगार दिया, फिर उसके बाद इन्होंने फिर उसके ऊपर में जब बात हुई तो रमाकांत जी 3 मिनट में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि फिर मैंने बस मैं 2 ज्यादा नहीं समय लूंगा। फिर उन्होंने कहा जो कि 10 लाख हमने रोजगार दिया, फिर जब उसके ऊपर में चर्चा हुई तो कह रहे हैं 1,78,000 दिया। ये आंकड़े हैं आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। मैं कह रहा हूं आप आंकड़े बढ़ाने में इतने माहिर हैं। आज पंजाब को आपने जिस तरह से आपने दिखाया है, सपने दिखाए हैं, निश्चित तौर पर आप खरे उतरे हैं। मैं कह रहा हूं जो इसके ऊपर रोजगार के ऊपर में खास करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। आशीष जी अभी कह रहे थे, मैं उनको पहले वक्तव्य से पहले ही मैंने अपने चर्चा शुरू करने से पहले ही कहा था, इसके ऊपर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोजगार सृजन कैसे हो, कृषि सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जाए, एमएसएमई सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाए, स्टार्टअप को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे हम उस माहौल को बनाए जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास आए, ये सारी चीजें केवल आंकड़ा। रह गई बात आम आदमी पार्टी की, दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने पीछे मतलब 7 साल के अंदर में जितना ये पीछे इन्होंने धकेला है, ये चीज बिल्कुल आंकड़ा सामने में है। इसीलिए ये रोजगार के ऊपर में जिस तरह से आंकड़े देते हैं, ये बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है, मैं जानना चाहूंगा क्या आंकड़ा है मिश्रा जी, क्या आंकड़ा है? इसीलिए आंकड़े आप दें, लेकिन मिश्रा जी क्या आंकड़ा है? दिल्ली कैसे पीछे गई है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं संजय गिरी जी, मुझे काउंटर करने का मौका दीजिए। आप राजनीति न करें। मैं कह रहा, अभी आसिफ जी कह रहे थे जो कि हमने आंकड़े नहीं दिए। अरे भाई आंकड़े साथ आपने क्या कहा था, जीएसटी के ऊपर में आपने क्या कहा, आपने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर में क्या कहा आपने। आज अगर मार्च 22 की अगर बात देख लें तो मार्च 2022 में आपने 1,42,000 करोड़ आप जीएसटी कलेक्शन देख रहे हैं। तो ये टैक्स पेयर के पैसे जब आप देख रहे हैं जो कि किस तरह से सरकार संवेदनशील होकर के रोजगार हो। आज आप देख रहे हैं महंगाई की बात अगर करें तो पेट्रोल डीजल की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक परिस्थिति को आप समझने की कोशिश नहीं करते, हर जगह राजनीति करते हैं। इसीलिए 49 में से आपने 39 चुनाव ऐसे ही हार गए। चलिए राहुल भाई इन सब लोगों ने अपनी बातें रखी दी हैं। किशोर भाई, क्योंकि समय कम है, राहुल जी से भी ले लेते हैं। मेन सवाल है हमारे बहुत सारे। राहुल भाई अगर आप देखें, क्योंकि 2-3 मुद्दे, किशोर भाई सुन लीजिए एक मिनट, 2-3 चीजें थी। राहुल जी, असित भाई सुन लीजिए प्लीज। राहुल जी 2-3 चीजें हैं। महंगाई को मुद्दा बनाया गया, चुनाव हुए, कोई जनता पे फर्क नहीं। उसके अलावा जो नोटबंदी जिसे लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद भी चुनाव हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं। तो उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है, लगातार उस पर बात हो चुकी। वर्तमान में आज का जो विषय था यह है कि कृषि को
उद्योग कैसे बनाया जाए, लोगों को किस तरीके से स्वरोजगार दिया जाए। तो इसी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो क्षेत्र बहुत बड़े हैं, एक कृषि जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक स्वरोजगार के वो साधन जो वास्तव में हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ का युवा मेहनती है। राहुल जी, राजनीति होती रहेगी, लगातार होती रहेगी जी। मैं देखिए, आपने गंभीर मुद्दा उठाया है, इसको मैं गंभीर ढंग से ही कंक्लूड करूंगा। देखिए, सरकार के लिए कुछ सुझाव मैं जरूर आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि देखिए, पूरे मामले पे अगर आपको रोजगार में सृजन करना है तो आपको अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा हूं संजय जी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या है वो मांग पक्ष से संबंधित समस्या है। सरकार ने जो काफी सारा चीज जो किया है वो आपूर्ति के पक्ष में किया है, तो इनको थोड़ा अगर ये मांग पक्ष हम जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे स्थिति में तुरंत से उत्पादन बढ़ाएंगे, अलग अलग सेक्टर को खुद ही गति आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कृषि काफी महत्वपूर्ण घटक है, तो उससे संबंधित चीजों की भी डिमांड होगी। अभी हम लोग देख लीजिए कि इस समय जब रूस यूक्रेन का संकट हो रहा है, वैसे समय में कई अलग अलग सेक्टर में दुनिया में डिमांड पैदा होगी भारतीय कृषि उत्पादों की, कि जहाँ पे रूस से जा रहा था या फिर यूक्रेन से जा रहा था, सप्लाई चेन टूटा, फिर भारत के लिए मौके बने। तो मैं दो तीन चीज और कहूंगा कि देखिए, अभी एक और चुनौती हम लोगों के पास आने वाली है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है वो अपने ब्याज रेट में वृद्धि कर रही है, और इसके कारण से ये हो रहा है कि हमारे निवेशक कहाँ जा रहे हैं, यानी पिछले साल भर में जितने निवेश निकले यहाँ पे, उतना निवेश जो है केवल एक महीने में जा चुका है। तो इन सब मामलों को लेकर भी सरकार को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम अपने निवेशकों को कैसे सुरक्षित रखें। और दो तीन उदाहरण, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बात कही कि हम एक तरह से जो हमारे मदरसे हैं उसका आधुनिकीकरण करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप ग्लोबल चीजों से जोड़ दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत के निर्यात में अभी इसमें जो गल्फ कंट्रीज है उसमें हमारे निर्यात में काफी वृद्धि हो रही है, लेकिन भारत में वैसे पेशेवर विशेषज्ञ काफी कम है संजय जी, जो कि अच्छे से इस्लामिक चीजों को समझे, वो अरबियन जाने, वो फारसी जाने। तो हमें इन सब चीजों को जोड़ते हुए अगर मान लीजिए मदरसा एजुकेशन से जोड़ दिया जाए तो अलग अलग लोग कह रहे हैं कि बड़ी भारी डिमांड की स्थिति होगी। आप और राहुल जी, कहीं ना कहीं हमें स्किल के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है हमेशा। बिल्कुल, आपको थोड़ा स्किल ऐसा ध्यान दीजिए जिसकी की दुनिया में डिमांड है, आप डिमांड के हिसाब से सप्लाई कीजिए। ये इस समय सबसे बेस्ट तरीका है मेरे विचार से। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सामने रोजगार की बड़ी चुनौती है, इस दिशा में तेजी से प्रयास होना चाहिए। विकास का कोई भी आंकड़ा तभी चमकदार लगता है जब युवाओं के हाथ में रोजगार हो। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह प्राथमिकता में होना चाहिए, क्योंकि रोजगार सबके लिए जरूरी है, स्वरोजगार सबके लिए जरूरी है, और कृषि को लेकर भी बात होनी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।